जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां एक छोटा सा आविष्कार, एक मशीन पूरी की पूरी इंडस्ट्री को पलट कर रख देती है। एक तरफ तो ये बेहिसाब तरक्की और दौलत लेकर आती है, लेकिन दूसरी तरफ लाखों लोगों की जिंदगी तबाह कर देती है। ये कोई फिक्शन नहीं है, ये औद्योगिकरण की असली कहानी है। एक ऐसी हकीकत जिसके दो चेहरे थे, और दोनों चेहरे एक ही वक्त पर दो अलग अलग दुनियाओं में देखे जा रहे थे। तो बात है 1772 की। भारत का कपड़ा उद्योग मतलब अपने पीक पर था, दुनिया में कोई टक्कर देने वाला नहीं था। और इसी भरोसे के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर ने ये बात कही थी। उस वक्त तो ऐसा ही लगता था कि भारत के कपड़ों का ये दबदबा ये तो हमेशा ही रहेगा। पर इतिहास ने कुछ और ही सोच रखा था। और देखिए हुआ क्या। सिर्फ 80 साल बाद भारत का कपड़ा एक्सपोर्ट 97% तक गिर गया। सोचिए, 97%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरी इंडस्ट्री की तबाही थी। तो सवाल उठता है कि आखिर हुआ क्या। चलिए मिलकर इस पूरी कहानी की तह तक जाते हैं। तो इससे पहले कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की चिमनियों से धुआं निकलने लगा और मशीनों का शोरगुल शुरू हुआ, दुनिया में चीजें बनाने का एक बिल्कुल अलग ही तरीका था। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसकी धड़कन शहरों में नहीं बल्कि गांवों के घरों में बसती थी। और कमाल की बात यह है कि ये सिस्टम पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ता था। इतिहासकार इसे एक नाम देते हैं, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन या आदि औद्योगीकरण। मतलब फैक्ट्रियों से भी पहले का औद्योगीकरण। जरा सोचकर देखिए, एक यूरोपियन व्यापारी किसी गांव में आता है, कारीगरों को एडवांस पैसे देता है और उनके हाथ से बने सामान को दुनिया के दूसरे कोने में बेचने का वादा करता है। इस सिस्टम ने गांव को सीधे सीधे ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बना दिया था, वो भी फैक्ट्रियों के आने से बहुत बहुत पहले। और इस पूरे ग्लोबल नेटवर्क का सेंटर कौन था? भारत। यहाँ के सिल्क और कॉटन गुड्स का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा का पूरा सिस्टम भारतीय व्यापारियों के कंट्रोल में था। मतलब कीमत क्या होगी, माल कहाँ जाएगा, सब कुछ वही तय करते थे। वो इस खेल के असली मालिक थे। लेकिन जिस वक्त भारत में हाथ का हुनर दुनिया पर राज कर रहा था, उसी वक्त ब्रिटेन में कुछ बिल्कुल अलग पक रहा था। वहां लोहे और भाप की मदद से एक नई क्रांति जन्म ले रही थी। एक ऐसी क्रांति जो बहुत जल्द पूरी दुनिया के व्यापार का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये बदलाव कितनी तेजी से आया। स्पिनिंग जेनी, इस एक मशीन ने एक मजदूर को एक साथ कई धागे काटने की पावर दे दी। फिर आया स्टीम इंजन, जिसने इंसानी या जानवरों की ताकत की जरूरत ही खत्म कर दी। और फिर कॉटन मिल, इसने तो पूरा खेल ही बदल दिया। काम को कारीगरों के घरों से निकालकर एक बड़ी सी बिल्डिंग में ले आए, एक छत के नीचे, जहां अब सब कुछ मालिक की नजर के सामने घड़ी के हिसाब से होता था। ये वाकई एक नए युग की शुरुआत थी। ये सारे आविष्कार सुनने में तो बड़े कमाल के लगते हैं, है ना? लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। तो सवाल ये है कि उन लोगों का क्या हुआ जिनकी पूरी जिंदगी ही हाथ के काम पर टिकी थी। इस नए मशीनी युग ने उन पर क्या असर डाला? ये जो शब्द है ना, ये उस दौर के डर और गुस्से को सीधे हम तक पहुंचाते हैं। ये सिर्फ एक मशीन पर हमला नहीं था, नहीं, ये अपनी रोजी रोटी, अपने परिवार का पेट पालने की एक आखिरी हताश कोशिश थी। उन मजदूरों के लिए स्पिनिंग जेनी कोई कमाल का आविष्कार नहीं थी, बल्कि एक दुश्मन थी। एक ऐसा दुश्मन जो उनका सब कुछ छीनने आया था। तो चलिए अब कहानी के इन दोनों सिरों को जोड़ते हैं। ब्रिटेन की फैक्ट्रियों से जो धुआं उठ रहा था ना, उसकी परछाई सीधे भारत पर पड़ रही थी। सीधी सी बात है, ब्रिटेन की तरक्की की कीमत भारत चुका रहा था, और ये कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। देखिए, यहाँ असली खेल टेक्नोलॉजी का नहीं, ताकत का था। जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर पॉलिटिकल कंट्रोल जमाया, उसने बिजनेस के सारे नियम ही बदल दिए। उन्होंने अपनी मोनोपोली बना ली। मतलब अब खेल के नियम ये थे, खरीदेंगे भी हम और बेचेंगे भी हम, और कोई भी दूसरा व्यापारी बीच में नहीं आ सकता। कंपनी ने एक पूरा सिस्टम बनाया, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले उन्होंने लोकल व्यापारियों को सीन से ही हटा दिया। फिर अपने एजेंट बिठा दिए, जिन्हें गुमाश्ता कहते थे। इनका काम था बुनकरों पर सीधी नजर रखना। फिर बुनकरों को लोन दिया जाता था, एक ऐसा जाल जिसमें फंसकर वो अपना माल किसी और को बेच ही नहीं सकते थे।
और अगर कभी काम में देरी हो जाए तो सजा मिलती थी, कोड़े पड़ते थे, पिटाई होती थी। मतलब बुनकरों की जो आज़ादी थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। तो जब बुनकरों पर पूरा कंट्रोल हो गया तो खेल का अगला लेवल शुरू हुआ। अब प्लान ये था कि भारत सिर्फ कच्चा माल सप्लाई नहीं करेगा, बल्कि उसे ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में बना हुआ माल खरीदने वाला एक कैप्टिव मार्केट बनाया जाएगा, एक ऐसा बाजार जिसके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही ना हो। पर इसमें एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। भाई, उस देश को कपड़ा बेचा कैसे जाए जो खुद दुनिया का सबसे बेहतरीन कपड़ा बनाता है? जवाब था मार्केटिंग। लेकिन ये कोई सीधी साधी मार्केटिंग नहीं थी। ये लोगों के विश्वास, उनकी संस्कृति के साथ खेलने की एक बहुत ही चालाक स्ट्रैटेजी थी। और इस स्ट्रैटेजी का सबूत साफ दिखता है। मैनचेस्टर की मिलों ने क्या किया? उन्होंने अपने कपड़ों के बंडलों पर भारतीय देवी देवताओं और महाराजाओं की तस्वीरें छापने शुरू कर दी। मैसेज बिल्कुल साफ था, देखो ये विदेशी कपड़ा कोई अनजान चीज नहीं है, इसे तो खुद देवी देवताओं और राजाओं का आशीर्वाद मिला हुआ है। सच में एक जीनियस मार्केटिंग मूव था ये। तो नतीजा क्या हुआ? भारतीय बुनकरों पर पड़ी दोहरी मार। एक तरफ जो माल वो बाहर बेचते थे वो बाजार गया, और दूसरी तरफ उनका अपना घरेलू बाजार वो ब्रिटेन से आए सस्ते मशीनी माल से पट गया। उनके लिए सचमुच कोई रास्ता नहीं बचा था। ये जो फर्क है ना, यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। ब्रिटेन में एक मजदूर अपनी नौकरी खोने से डर रहा था, लेकिन भारत में एक बुनकर अपनी पूरी दुनिया खो रहा था, अपनी कला, अपनी पहचान, सब कुछ। एक तरफ लड़ाई कम मजदूरी की थी, तो दूसरी तरफ लड़ाई इस बात की थी कि अपनी मेहनत की कीमत तय करने का हक तक छीन लिया गया था। हाँ, कुछ समय बाद भारत में भी फैक्ट्रियों की शुरुआत हुई, लेकिन ये वो वाला डेवलपमेंट नहीं था जो कोई देश अपनी मर्जी से अपने लोगों के लिए करता है। नहीं, ये एक ऐसा डेवलपमेंट था जिसका रिमोट कंट्रोल लंदन में था, और इसे डिजाइन ही ब्रिटेन के फायदे के लिए किया गया था, भारत के लिए नहीं। और ये भेदभाव बिल्कुल साफ था। जो इंडियन बिजनेसमैन थे उन्हें मिले कम प्रॉफिट वाले काम, जैसे मोटा धागा बनाना और चाय, कॉफी, जूट, जितने भी बड़े और मुनाफे वाले सेक्टर थे वो सब अंग्रेजों ने अपने पास रखे। ये एक ऐसा खेल था जिसमें भारतीय उद्योगपतियों को दौड़ने की इजाजत तो थी, पर जीतने की नहीं। तो क्या मान लिया जाए कि मशीन ने हाथ के हुनर को पूरी तरह से खत्म कर दिया? कहानी का अंत इतना सीधा साधा नहीं है। असल में जो हुआ वो काफी हैरान कर देने वाला था। यकीन करना मुश्किल है ना? इतनी फैक्ट्रियों के आने के बावजूद हाथ से कपड़ा बनाने का काम यानी हैंडलूम प्रोडक्शन खत्म नहीं हुआ, बल्कि 1900 से 1940 के बीच ये लगभग 3 गुना बढ़ गया। 3 गुना! तो सवाल है, ये हुआ कैसे? असल में बुनकरों ने हार नहीं मानी, उन्होंने अडैप्ट किया। उन्होंने फ्लाई शटल जैसी नई टेक्नोलॉजी अपनाई, जिससे उनकी स्पीड बढ़ गई। उन्होंने उन चीज़ों पर फोकस किया जो मशीनें नहीं बना सकती थीं, जैसे खास डिज़ाइन वाली बनारसी साड़ी या मद्रास की लुंगी। और हाँ, जो अमीर तबका था उनमें अच्छी क्वालिटी के हाथ के बने कपड़ों की डिमांड हमेशा बनी रही। और यहीं पर हम आज के सबसे बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। एक जगह इनोवेशन तो दूसरी जगह डिसरप्शन। एक तरफ कुछ लोग अमीर हो रहे हैं तो दूसरी तरफ बहुतों की रोजी रोटी छिन रही है। ये जो पैटर्न हमने 19वीं सदी में देखा, क्या आज की ग्लोबल इकोनॉमी में हमें ये दोबारा नहीं दिख रहा? चाहे वो फास्ट फैशन हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इतिहास शायद हमें हर बार जवाब न दे, पर वो हमें सही सवाल पूछना जरूर सिखा देता है।